इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को समझें तो बेटा ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसको इलेक्ट्रो बोलते हैं और दूसरा पोर्शन आपका बेटा स्टैटिक्स है। इलेक्ट्रो का मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इन शॉर्ट अगर मुझे आपको बताना बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग हो गया चार्ज एट रेस्ट। तो नाम से ही क्लियर है कि चार्ज कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 है, ये दोनों ही चैप्टर जो हमें पढ़ने हैं, मतलब एनसीईआरटी की पहली चैप्टर और दूसरी चैप्टर जो हमें पढ़नी है, वो बेसिकली उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो रेस्ट पे होगा। यानी स्टैटिक चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, हम वो एनसीईआरटी के पहले और दूसरे चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे डिटेल्स। तो सबसे पहले हम ये बताते हुए चले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो एक फिजिक्स का क्या ब्रांच है, तो हम उसे लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स। अब ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स का एक ब्रांच, एक पोर्शन है। पर इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे उसे भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि इट डिस्क्राइब, इट किसके लिए आया बेटा, इट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। तो इट डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स। अब यहाँ पे हम लोग नंबर दे के लिख लेंगे, एक नंबर दो नंबर करके। तो इट डिस्क्राइब, पहले नंबर पे हम लोग ये कर रहे हैं क्या, स्टैटिक चार्जेस। किसको डिस्क्राइब करेंगे बेटा, स्टैटिक चार्जेस को ये डिस्क्राइब करेगा। डिस्क्राइब करेगा कहने का मतलब उसके बारे में बताएगा या उसका स्टडी करवाएगा आपसे या स्टडी करेगा। तो स्टैटिक चार्जेस के बारे में करेगा। एंड फोर्सेस बिटवीन देम, एंड फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो मैं इसी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एंड फोर्सेस बिटवीन देम। तो पहला जो हमने पॉइंट यहां पे लिखाया, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग स्टैटिक चार्जेस का स्टडी करेंगे और स्टैटिक चार्ज एक दूसरे में जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स के भी बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। नंबर दूसरा हमारे पास आ रहा है कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे बेटा, इसके अंदर बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का तो स्टडी करेंगे और क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का भी हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड का तो करेंगे, पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ करेंगे वो किसके बेसिस पर करेंगे, वो करेंगे बेटा हम लोग EFI से, बाय EFI। EFI का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेटा, टेंशन नहीं लेना है, आगे हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये टेंशन नहीं लेना, आगे हम डिटेल से पढ़ लेंगे। बेसिकली आपको ये समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चीज है, इसके बारे में तो पढ़ना ही है। इसका स्ट्रेंथ भी हम पढ़ेंगे, और जब स्ट्रेंथ पढ़ेंगे तो किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, EFI के फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें हम और क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे तो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे किसी मटेरियल के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर, तो वो चार्ज क्या करेंगे, अपने अंदर एनर्जी को स्टोर भी करेंगे। तो हम उस स्टोर्ड एनर्जी को भी पढ़ेंगे, यानी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ेंगे और प्लस जो एनर्जी स्टोर करेंगे उसे भी हम पढ़ेंगे, जिसका नाम हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तो पढ़ना ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के साथ हम पढ़ेंगे इसके क्या पढ़ेंगे, स्टोर्ड एनर्जी एंड इट्स स्टोर्ड एनर्जी, एंड इट्स स्टोर्ड एनर्जी, एंड इट्स स्टोर्ड एनर्जी। हम इसके स्टोर्ड एनर्जी के भी बारे में पढ़ेंगे।
अब क्या पढ़ेंगे आगे, और क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे चार्ज अरेंजमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज अरेंजमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चार्ज अरेंजमेंट पढ़ेंगे। और चार्ज अरेंजमेंट को ही बेटा आपको बताया जाएगा। एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस का नाम होगा, आगे चलकर आपको बताया जाएगा, कैपेसिटर। तो जब हम इस डिवाइस को पढ़ेंगे, कैपेसिटर को पढ़ेंगे, तो उसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटर को भी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इतनी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक चार्जेस क्या फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। किसके फॉर्म में पढ़ेंगे? तो ये के फॉर्म में पढ़ेंगे, उस से पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। और उस चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन में जो एनर्जी स्टोर होगा उसे भी पढ़ेंगे। और उस स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या होगा वो भी हम यहाँ पे आगे जाके जानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? चार्ज अरेंजमेंट पढ़ेंगे। चार्ज अरेंजमेंट क्या होता है? डिवाइस होता है। उस डिवाइस का नाम क्या है वो भी पढ़ेंगे। कैपेसिटर होता है उस डिवाइस का नाम। उस कैपेसिटर की कैपेसिटी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। ये सारी चीज कवर हो जाएगी बेटा आपकी एनसीईआरटी की पहली और दूसरी चैप्टर में। तो अब हम इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो दो चीज आपको दिख रहा है, स्टैटिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड EFI, ये आपकी एनसीईआरटी की पहली चैप्टर है। ये एनसीईआरटी की क्या है? फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट चैप्टर इसकी एनसीईआरटी। और बाकी ये जो तीन आप देख रहे हैं ये आपकी हो गई सेकंड चैप्टर इसकी एनसीईआरटी। और चीज इसी को, इस जो फर्स्ट चैप्टर है इसी को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक 1। और इसको हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 2। तो अब पूरी चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, पूरी तरह से आपको समझ में गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। मैंने ऊपर लिख दिया। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 1 के अंदर कौन सी एनसीईआरटी की चैप्टर आता है मैंने वो भी मेंशन कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के अंदर कौन सी एनसीईआरटी की चैप्टर आती है वो भी मेंशन कर दिया। और डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया यहाँ पे कि इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और एनसीईआरटी के कितने चैप्टर कवर हो। चलिए अभी अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं इससे आगे। चलिए, तो हमारे सिलेबस में जो सबसे मेन चीज है जिस पर पूरी हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट वॉल्यूम है, 8 चैप्टर है उसमें बेटा, वो रीढ़ की हड्डी आपकी मेन कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा अगर इसको आपने इमेजिन करना सीख लिया, इसको आपने समझ लिया सही से, तो पूरे चैप्टर आपके मक्खन हो गया। पूरे चैप्टर मक्खन अगर आपने इलेक्ट्रिक चार्ज समझ लिया तो सबसे पहले पूरी जान और ताकत छोड़ दीजिए इस चीज को समझने के लिए और इसको एकदम पूरा क्लियर कर दीजिए। क्यों भाई? अगर आप देखेंगे लाइट चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आप देखते हैं कि लाइट आपको फील होती है कि हाँ भाई अंधेरा था, लाइट जल गई, फील हो रहा है, रोशनी आ गई। या मैंने आपको जब मैकेनिक्स पढ़ाया था आपने देखा कि भाई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो वो सब चीजें आपको दिखती है। दिखने के बाद जो फील करने के लिए, समझने के लिए आपको हेल्प मिलता है और अच्छा लगता है। पर इस जो आपकी पूरी 12th की फिजिक्स है बेटा, और इसमें जो खास करके जो आपकी पहली वॉल्यूम है, इसमें जो 8 चैप्टर है वो किसके अराउंड घूम रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड घूम रहा है। और क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन देख सकते बेटा? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो सबसे पहले आपको इंटरनली इतना मतलब प्रिपेयर होना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ऐसी चीज को पढ़ना है और पूरी वॉल्यूम पढ़ेंगे जिसको हम देख नहीं सकते। तो उतना आप क्या कर लीजिए, इंटरनल आप थॉट उसके लिए आप प्रिपेयर कर लीजिए, बना लीजिए ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते पर पूरा वॉल्यूम 1 हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं बेटा कि व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है?
क्या आप लोगों को मैटर पता है बेटा? अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से अपने जूनियर क्लासेस को पास करके और सही मन से पढ़ के आए होंगे बेटा, तो 9th क्लास की केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है बेटा, उसके अंदर आपने मैटर पढ़ा है। उसके बाद फिर 11th में मैटर आपने पढ़ा है। तो मैटर क्या होता है भाई? एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। ऐसा कोई भी चीज जिसके पास बेटा मास हो, वॉल्यूम हो, उसको हम कहते हैं मैटर। सिंपल। कितनी चीज होनी चाहिए? मास होनी चाहिए और वॉल्यूम होनी चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे। तो अगर आप देखेंगे कि आप मैटर समझ गए हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैटर की चार्ज जो होती है, मैटर की एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। तो मैं चार्ज के लिए क्या वर्ड यूज किया बेटा? कि चार्ज इज द एसोसिएटेड इंट्रिंसिक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मैटर की एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है चार्ज। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई जब चार्ज के जो मैटर की प्रॉपर्टी चार्ज है, तो मैटर इस चार्ज से क्या करता होगा? तो बेटा मैटर चार्ज से बेसिकली दो चीज करता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है किसी दूसरे मैटर के द्वारा, चार्ज बॉडी के द्वारा। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस प्रेजेंट हो, तो वो भी फील या एक्सपीरियंस कर सकता है। तो अब हम इस डिफिनेशन को लिख देते हैं, फिर आप इसको एक बार देख लीजिए। जैसे क्या हो गया? इट इज द एसोसिएटेड, इट इज द एसोसिएटेड property, it is the associated property of matter due to which it, बेटा अब फोकस थोड़ा सा करना है कि इट किसके लिए आया। इट आया बेटा मैटर के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैटर में इस जगह पे लिख दूं ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो क्या हो गया? ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस or experiences electric and magnetic fields. This is your complete definition of charge. You have to remember this definition of charge. It is the associated property of matter due to which it produces or experiences electric and magnetic fields. मैटर की एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिससे वो मैटर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है। ये हो गई चार्ज की डेफिनेशन। अब बेटा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चार्ज को हम डिनोट कैसे कर सकते हैं बेटा। तो चार्ज को हम डिनोट कर सकते हैं बेटा आइदर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बेटा कि चार्ज के फॉर्मूले क्या है। तो बेटा जो सबसे बेसिक फॉर्मूला आप है वो एक पहले से 10th क्लास से ही जानते हैं बेटा। उस फॉर्मूले का नाम आपके पास रहता है करंट इनटू टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इक्वल टू IT। ये कहां से आया? ये फॉर्मूला बेटा आया डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ये फॉर्मूला आया। अभी हम क्या करेंगे? अभी इस चैप्टर के अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चार्ज का बेटा, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे चार्ज का, और क्वांटाइजेशन से हमें एक फॉर्मूला, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला मिलेगा बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इक्वल NE। तो ये कहां से आया बेटा? ये आया आपका डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन से। डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन से ये दो फॉर्मूला और भी होते हैं बेटा, जैसे से आप पढ़ते जाएंगे मेरे साथ बहुत सारे फॉर्मूले चार्ज के आते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। अभी हम वहां पर फोकस नहीं कर रहे बेटा। अभी ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जब भी बेटा मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूले के बाद में असाइनमेंट जरूर से लिखता हूँ, तो आपको असाइनमेंट देखना बेटा कि चार्ज की असाइनमेंट क्या होती है। तो अगर बेटा फॉर्मूले को फोकस करें और पहला वाला फॉर्मूले को अपन फोकस करें, तो हमको यहाँ से चार्ज की असाइनमेंट निकालने में बिल्कुल आसानी होगी। देख लीजिए पहले क्या है? I है। पहले क्या है? I करंट। करंट का क्या होता है? एम्पियर। फिर क्या है बेटा? T क्या होता है? टाइम। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो एक यूनिट तो हमें यहाँ दिख रहा है कि चार्ज की यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड।
एम्पियर सेकंड हो गई बेटा। इसी को बेटा अपन कैपिटल सी लिखते हैं और कैपिटल सी का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कूलम। कूलम क्या है? कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, जो कूलम्स लॉ दिया था उसी के रिगार्ड्स में ये सी कूलम लिया गया है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये हो जाएगा 1 कूलम, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू AS, ये होता है 1 कूलम। ये बेटा आपका हो गया डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम, डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। चलिए अब हम चाह रहे हैं कि आगे सीजीएस यूनिट भी देख लिया जाए। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज देख लेते बेटा। तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज आप देखेंगे तो कई है, मैं सबको यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। आप देख लीजिए सबसे पहले क्या होते हैं, ईएसयू होती है बेटा। उसके बाद क्या है? उसके बाद फ्रैंकलिन है, फ्रैंकलिन। उसके बाद क्या है? उसके बाद होता है बेटा आपकी स्टैटिक कूलम या स्टेट कूलम बेटा, स्टेट कूलम, कैपिटल से स्टेट कूलम। उसके बाद क्या होते हैं? उसके बाद होता है, इसी को अपन बेटा स्टैटिक कूलम लिख रहे हैं, स्टैटिक कूलम भी लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम फुल फॉर्म देखें बेटा, यू का मतलब होता है यूनिट, एस का मतलब होता है बेटा स्टैटिक, और ई का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रो। साथ साथ में हम फुल फॉर्म भी देखते जाएंगे ताकि टेंशन वाली कोई बात आपको नहीं हो। एक चीज और यहाँ पे आपको बताने की बेटा कि यहाँ पे जो कि ईएसयू है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। तो अपन ऐसे लिख देते हैं और इसी को लिख देते हैं बेटा अपन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एक यूनिट और होती है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं ईएमयू, और ईएमयू इस यूनिट को अपन बोलते हैं बेटा, इस यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, इस यूनिट को अगर मैं इस यूनिट को अपन बोलते हैं बेटा, इसे बॉक्स में ले लेता हूँ। इस यूनिट को अपन बोलते हैं बेटा एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ चार्ज, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ चार्ज। यहां पे फुल फॉर्म देख लीजिए बेटा, यू से यूनिट हो गया आपकी, एम से हो गया आपके मैग्नेटिक, और ई से एज यूजुअल इलेक्ट्रो। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो आपको दो इस तरह का पढ़ाया जाए, एक पढ़ाया जाए ईएसयू, एक पढ़ाया जाए ईएमयू। ईएसयू को फुल फॉर्म लिख दिए और ईएमयू को फुल फॉर्म लिख दिए, और सेम से कुछ हमने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। तो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अब हम बेटा आपको कुछ यूनिट पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, नए सेट पढ़ा रहे हैं, उसी को देख लीजिए। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, प्रैक्टिकल यूनिट देख लीजिए। प्रैक्टिकल यूनिट बेटा मैं आपको दो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा बेटा फैराडे, ये फैराडे पढ़ाऊंगा, फैराडे बेटा एफ से रिप्रेजेंट से। और फैराडे में आपको रिलेशन याद रखना है कि फैराडे और कूलम के बीच कितने रिलेशन होते हैं। तो बेटा ये होते हैं 1 फैराडे बराबर 965 पर 00 कूलम, ये होती है बेटा 1 फैराड की वैल्यू। और आपको एक बात याद रखनी है, ये क्या है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या बेटा, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। पीछे मैंने आपको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ा दिया ईएसयू, और ये आपकी क्या हो गया, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। एक और बेटा इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर आवर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एम्पियर आवर। और एम्पियर आवर का शॉर्टकट लिखते हैं बेटा एएच, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो अभी हम जानना चाह रहे हैं कि भाई 1 एम्पियर आवर कितना होता है। बड़े सिंपल है बेटा, 360 कूलम डाल लीजिए, ये हो गया लास्ट 1 एम्पियर आवर। कुछ रिलेशन बेटा हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि भाई कि 1 कूलम बराबर कितना एसी होते हैं, उसे भी देख लीजिए। जो हो गया 3 × 10⁹ एसी बेटा। एक रिलेशन ये आप याद रख लीजिए, आगे काम आएगा। और हम बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा, एक और बताना चाह रहे हैं, वो कम
1 कूलम बराबर बताना चाह रहे हैं आपको कि 1 कूलम बराबर क्या होता है 1/10 EMU। ये भी एक रिलेशन होता है, आप इसे भी याद रखिए। चलिए अब यूनिट हमने पढ़ लिया, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी चार्ज की। तो चार्ज की डायमेंशन बेटा अगर देखेंगे Q बराबर IT, तो I क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, T क्या है टाइम है, टाइम के लिए T आता है कैपिटल डायमेंशन में लिखते हैं, और I के लिए क्या आता है A भी लिख सकते हैं I भी लिख सकते हैं। तो जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी चार्ज की बेटा वो आप IT भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो AT भी लिख सकते हैं बेटा, बोथ आर राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सही है। चलिए अब हमने डायमेंशन भी पढ़ लिया, अब चलते हैं हम चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को भी पढ़ लेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे एनसीईआरटी में बेटा आप देखेंगे तो 3 प्रॉपर्टी को ही हाईलाइट करके लिखा गया बेसिक प्रॉपर्टी के अंदर में। एक आपकी लिखा गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा लिखा गया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा लिखा गया होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एनसीईआरटी में कितने बेसिक प्रॉपर्टी डायरेक्टली मेंशन है, तो 3, कंजर्वेशन, एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन। पर बेटा अपन लोग उससे ज्यादा पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है कि चार्ज क्या है स्केलर है, चार्ज स्केलर है। अब पूरे 11th में आपने डिटेल्स में पढ़ा है चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर, पूरा डिटेल्स में पढ़ा है और पूरा आपको स्केलर पढ़ाया गया, डिटेल्स में वेक्टर पढ़ाया गया, स्केलर क्या होता है वेक्टर क्या होता है सब कुछ पढ़ाया गया। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। स्केलर वो होता है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। कई बार आपको देखने मिलेगा बेटा कि उसके पास डायरेक्शन भी होती है, तब हम देखते हैं कि उसको सॉल्व किया जाता है किस लॉ से। अगर सिंपल अलजेब्रिक लॉ से सॉल्व किया गया जैसे प्लस माइनस जोड़ घटा गुना, तो उसको हम स्केलर बोलेंगे। अगर कुछ स्पेशल लॉ लग रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि ट्रायंगुलर लॉ लग रहे हैं और या पैरेललोग्राम लॉ लग रहे हैं, पॉलीगन लॉ लग रहे हैं, तो वो वेक्टर होगा। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो गया स्केलर लाएगा रियल नंबर। अब हमारे पास नंबर 2 आता है बेटा, चार्ज क्या है ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या है ट्रांसफरेबल, चार्ज को हम क्या कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब एक बॉडी आपके पास इसमें ज्यादा चार्ज है, एक बॉडी है जिसके पास कम चार्ज है, तो चार्ज क्या करेगा ज्यादा चार्ज से ट्रांसफर होकर चला जाएगा कम चार्ज वाली बॉडी पे। और एक बात बेटा आपको ध्यान रखना चाहिए कि चार्ज की ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज। जब भी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो हमारा मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तभी ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रॉपर्टी आपके पास आ गया किसका क्वांटाइजेशन। एक प्रॉपर्टी क्या आ गया क्वांटाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा अगर हम देखें जब क्वांटाइजेशन वर्ड है ये कहां से निकाला गया, ये आया था क्वांटा से। और क्वांटा का मतलब होता है बेटा स्मॉल पैकेट। क्वांटा का मतलब होता है स्मॉल पैकेट। अब यहां पे स्मॉल पैकेट किसे कहा गया बेटा, यहां पे स्मॉल पैकेट आपको कहा गया इलेक्ट्रॉन को। यहां पे स्मॉल पैकेट किसे कहा गया इलेक्ट्रॉन को। तो अगर मैं बात करूं कि क्वांटाइजेशन का मतलब फिर क्या हो गया, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा बेटा, क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल फॉर ए इलेक्ट्रॉन। क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम। इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटम। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या स्मॉलेस्ट
क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, स्मॉल पैकेट हो गया। तो इसी को हम लिख रहे हैं कि स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज। ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन का मीनिंग, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ चार्ज। तो बेटा अब तुम मुझे बताओ, अगर कोई चीज स्मॉलेस्ट है तो क्या वो डिवाइड होगा, और डिवाइड से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि स्मॉलेस्ट कहने का मतलब ये है कि आपने उसे डिवाइड किया, अब जो सबसे छोटी है अब डिवाइड नहीं कर सकते, वो हो गया स्मॉलेस्ट। और इलेक्ट्रॉन को ये क्या कह रहे हैं, स्मॉलेस्ट। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है तो उस पर जो चार्ज है वो भी स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो बेटा एग्जिस्टेंस के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन पर की जो चार्ज है वो स्मॉलेस्ट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। तो अगर मैं क्वांटाइजेशन की बात करूं तो क्वांटाइजेशन हमें क्या समझाना चाह रहा है बेटा, क्वांटाइजेशन बेसिकली हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्वांटाइजेशन हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्वांटाइजेशन हमें समझाना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है और स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है। हमें क्वांटाइजेशन यही समझाना चाह रहा है। तो हमें समझाना क्या चाह रहा है, हमें समझाना चाह रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल कौन है और स्मॉलेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है, या आप इसे लिख लीजिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, ये हमें समझने की कोशिश करना है। तो ये तो भाई बेसिकली इलेक्ट्रॉन हो गई, और ये बेसिकली क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज हो गई, दैट्स इट। और ये कितनी होती है, ये होती है 1.6 into 10 to the power -19 खत्म। अब क्वांटाइजेशन में बेटा हमें दो चीज देखना है क्वांटाइजेशन में। अगर हम लोग चार्ज की बात करें बेटा, तो चार्ज में हम दो चीज देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि चार्ज बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। जो चार्ज गिवन है वो चार्ज माइक्रोस्कोपिक लेवल है या वो चार्ज मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो अगर हम लोग क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो क्वांटाइजेशन बेटा वैलिड होता है आपकी इसमें तो माइक्रोस्कोपिक, पर मैक्रो में क्वांटाइजेशन हमारे वैलिड नहीं होती, क्वांटाइजेशन हमारे वैलिड नहीं होती। चलिए, तो जब यहां पे वैलिड नहीं होती है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है बेटा कंटीन्यूअस। क्या होता है वहां पे, कंटीन्यूअस होता है। क्या होता है वहां पे, कंटीन्यूअस होता है, कंटीन्यूअस होता है। ऐसा क्यों, या इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब अगर हम चार्ज की बहुत छोटी छोटी वैल्यू से डील कर रहे हैं उस वक्त क्वांटाइजेशन काम का चीज है। अगर हम बड़े बड़े चार्ज के अमाउंट से डील कर रहे हैं उस वक्त क्वांटाइजेशन हमारा कोई काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो जब हम बड़े बड़े चार्ज से डील कर रहे होते हैं उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन चाहे आप निकाल दो, ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो टोटल चार्ज है वो लगभग कंजर्व ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस। और वहां पे एक चार्ज बहुत छोटी है तो कोई फर्क पड़ता है कि एक इलेक्ट्रॉन छूटा कि बाहर गया, तो इसलिए वहां पे क्वांटाइजेशन वैलिड है। तो क्वांटाइजेशन आया ही था ये बताने के लिए सबसे छोटी चार्ज पार्टिकल कौन है, सबसे छोटी चार्ज क्या है, इसीलिए वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड है, मैक्रो पे नहीं। हो गई बात।
अब क्योंकि ये पूरा क्वांटाइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यही समझाना चाह रहा है कि सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल क्या है, तो उसी बात को हम देखते हुए हम ये समझ रहे हैं बेटा, हम ये समझ रहे हैं बेटा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन फिर लिख नहीं सकते, फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन अपन लिख नहीं सकते, अपन 2.25 इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिख सकते, अपन 3.3 इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिख सकते, अपन 0.5 इलेक्ट्रॉन तो 0.7 इलेक्ट्रॉन भी नहीं लिख सकते। अब अगर बेटा आप यहां पे देख लें तो ये क्या है, ये है चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये कौन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और अगर इसको आप सही से देखें तो ये क्या है, ये आपके फ्रैक्शनल वैल्यू, ये क्या है आपके फ्रैक्शनल वैल्यू, ये क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो अब इसका मतलब क्या पहले वो समझ लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। 2.5 का मतलब दो पूरे इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं दो पूरे इलेक्ट्रॉन की चार्ज और आधा इलेक्ट्रॉन की चार्ज, यानी दो पूरे इलेक्ट्रॉन की चार्ज और आधा इलेक्ट्रॉन की चार्ज, ये होता है 2.5 इलेक्ट्रॉन की चार्ज। बेटा ये पॉसिबल है, जो सबसे छोटी चार्ज पार्टिकल है उसको डिवाइड करके उसका चार्ज अपन ले रहे हैं इधर, उधर डिवाइड हो नहीं सकते। इसका भी मतलब वही हो गया, आपने जितने भी नंबर पॉइंट में लिखा है इसका मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को तो डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप कभी भी इलेक्ट्रॉन के साथ फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिख सकते। तो फिर क्या है इसका डिस्कस, तो आपको इसके लिए क्वांटाइजेशन इजाजत दिया है कि आप क्या लिखें, Q इक्वल टू N लिखें। वो नहीं लिख सकते तो क्या लिख सकते, ये लिख सकते हैं। ये कौन बता रहा है, क्वांटाइजेशन बता रहा है कि भाई Q इक्वल टू N लिखिए। और यहाँ पे अगर आप E के जानना चाह रहे हैं तो E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है ना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आप अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा था पूरा लिख लीजिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और बेटा ये कितनी होती है, ये होती है 1.66 × 10⁻⁹ कूलम होती है। अब n क्या है, n होता है इंटीजर, n क्या है इंटीजर। और इंटीजर का मतलब all positive quantum numbers, all negative quantum numbers in all quantum numbers in positive, all quantum numbers in negative with 0। मतलब कोई भी टूटा फूटा नंबर नहीं होगा बेटा, सारे नंबर गिनती के होंगे, सारे नंबर पूरे होंगे। और चाहे तो उसमें प्लस लगा दो, चाहे तो उसमें माइनस लगा दो, ये ठीक है, पर इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होंगे। तो कैसे होंगे, तो आप उसके लिए लिख लीजिए कैसे होंगे। अगर ये n है तो कैसे होंगे, आप डॉट डॉट कर लीजिए, -3 होंगे, -2 होंगे, -1 होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे खाली बता। किसी किताब में आप देखेंगे बेटा कि क्योंकि ऐसे नहीं लिख करके प्लस माइनस n भी लिखा रहेंगे, वो भी सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ई जो यहाँ पे लिख रहा है वही है, n इंटीजर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आपको करना है कि n की वैल्यू आपको कैसे लिख देना है, n की वैल्यू लिख देना बेटा 0, फिर लिख देना +-1, फिर लिख देना बेटा +-2, फिर लिख देना बेटा +-3, और इसी पैटर्न पे आगे बढ़ता जाए। अब इसको कंपेयर करने के लिए देखिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए कंपेयर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि बेटा मैंने देखो मैंने -3 भी लिखा, +3 भी लिखा, और मैंने तो ऐसा लिख दिया +-3, कहानी खत्म। सॉरी बेटा यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि मैंने प्लस ऑलरेडी ले लिया। एक फॉर्म और है कि अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं तो वो यही मेंशन कर लीजिए, जो मैं वहां पे बताना चाह रहा हूँ वो आप यही पे लिख लीजिए, n बराबर कर लीजिए इसको क्या 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे बोले डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप चाहे तो ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिख लीजिए। देखिए -3 +3 आ गया, देखो +3 -3। आप फिर देख लीजिए +2 -2 +2 -2 +1 -1 0 0। तो तीन तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख लीजिए, ऐसे भी लिख, बेसिकली दोनों तो यही है, और ऐसे लिख लीजिए, तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, n क्या है, सॉरी n क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, e क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो आप चाहे तो n को एक और नाम यहां पे दे दीजिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ
ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉडी को लीव किया और किसी बॉडी के अंदर गया, यानी कहीं से रिमूव हुआ, कहीं पे ऐड हुआ। अब आप देख लीजिए, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक बॉडी को लीव करेगा दूसरी बॉडी पे एंटर करेगा। तो बेटा जिस बॉडी को लीव करता है उसको पॉजिटिव साइन आती है, जिस बॉडी पे जाता है उसको नेगेटिव साइन आता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बेटा, जिस बॉडी या सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, और जहां पे बेटा गेन होता है वो नेगेटिव होता है। बात करते, इलेक्ट्रॉन जहां पे लॉस हुआ पॉजिटिव और जहां पे गेन हुआ वो नेगेटिव। दैट्स इट। चलिए बेटा, थैंक यू। आज की क्लास में यही तक करते हैं, फिर कल से यहाँ से आगे